तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फार्मेसी क्लास में। तो ऐसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आज का टॉपिक है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये चैप्टर फार्माकोलॉजी में खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम बात करेंगे कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आखिर कहते किसे हैं, ठीक है। उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, वो किस तरह के होते हैं, और उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं उसके बारे में भी हम आज पूरा डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जानेंगे कि डिफरेंट टाइप का साइट ऑफ इंजेक्शन क्या होता है, वो भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। मैं हूं अशरफ, आप देख रहे हैं ऑनलाइन फार्मेसी क्लास। तो जैसा कि मैंने कहा था कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आज का टॉपिक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, यानी क्या करता है वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। साथ ही साथ ऑनसेट ऑफ एक्शन को भी हम लोग इसके द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। ये ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है, जैसे कि आमतौर पर हमारा ऐड अभी बहुत सारा चलता है कि जैसे डिस्प्रिन 15 मिनट में वो अपना रेस्पॉन्स दिखाता है। तो 15 मिनट में जो रेस्पॉन्स दिखा रहा है वो क्या है, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ठीक है। शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है। कि ऑनसेट ऑफ एक्शन को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है। यानी उसके रूट के द्वारा, ड्रग को किस रूट से हम लोग ले रहे हैं उसके द्वारा हम लोग उसके एक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, और उसके एब्जॉर्प्शन का जो होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा सकते हैं। तो वो तरह के फैक्टर है जो उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे किताबें वो 2 या 3 तरह के क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मैं जो बात करने वाला हूँ वो है 2 क्लासिफिकेशन, ठीक है। एक है सिस्टमिक और एक है लोकल। तो सिस्टमिक जो है उसको फिर से एक सब डिवीज़न हो गया है उसका, जिसका इंटरल एंड पेरेंट्रल। तो इंटरल रूट किसे कहते हैं, जो इंटेस्टाइन के द्वारा जो रूट गया हुआ है उसे हम लोग इंटर रूट कहते हैं, और उसको उसके अंतर्गत आता है ओरल, यानी मुंह के द्वारा जो हम लोग डोज लेते हैं या फिर मेडिसिन लेते हैं, ड्रग लेते हैं, तो वो आता है ओरल रूट या फिर इंटरल रूट के नाम से जाना जाता है। तो इस पे क्या क्या होता है, जैसे कि हम लोग टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल्स लेते हैं, ठीक है। ये जो डायरेक्ट ओरल के द्वारा हम लोग लेते हैं, और इंटेस्टाइन के द्वारा वो अंदर जाता है, फिर उसका ADME होता है, यानी फार्माकोकाइनेटिक उसका होता है। तो ये हम लोग जानते हैं। तो इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब हम लोग ओरली कोई टैबलेट या ड्रग लेते हैं तो क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो ड्रग लेने के बाद जैसे हम लोग ओरली कुछ लेते हैं तो वो एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा जाता है, फिर जाने के बाद इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। फिर वो जाके एनएस के द्वारा निकल जाता है। तो यहाँ लेने के बाद क्या होता है, ड्रग यहाँ हम लोग लेते हैं, लेने के बाद वो स्टमक में गया, वहाँ फिर गैस्ट्रिक जूस रहते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस के द्वारा क्या होता है, कुछ मेडिसिन जो होता है इनएक्टिव भी हो जाता है। ये भी एक इसका ड्रॉबैक है कि जो मेडिसिन इनएक्टिव हो जाता है गैस्ट्रिक जूस में, उसे हम ओरली नहीं ले सकते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज है वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये ड्रग लेने के बाद वो स्टमक के द्वारा जाता है, फिर इंटेस्टाइन में आता है। इंटेस्टाइन में आने के बाद फिर क्या होता है, पोर्टल वेन के द्वारा वो जाता है कहाँ, लीवर में। लीवर में जाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। फिर वहाँ क्या, उसका एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका बायोअवेलेबिलिटी जो होता है वो थोड़ा कम जाता है। 100% हम लोग इसमें बायोअवेलेबिलिटी नहीं पाते हैं, यानी उसका रिस्पॉन्स थोड़ा कम जाता है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसका एडवांटेज नंबर 1 में आ जाता है। इसका एडवांटेज ये सेल्फ मेडिकेशन हो सकता है, ठीक है। नंबर 2 में आ गया, ये कॉन्वीनिएंट है, इकोनॉमिकल है, ठीक है। ये इसका इकोनॉमिकल भी है, या बहुत जल्दी मिल जाता है ये मेडिसिन, ठीक है। डिसएडवांटेज में हम लोग बात करते हैं। डिसएडवांटेज होता है इसका कि इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन हुआ डिले होता है, ठीक है। डिले होता है, उसका बायोअवेलेबिलिटी जो होता है वो कम जाता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है, ओके। क्योंकि 100% हमको बायोअवेलेबिलिटी इसमें नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ इसका फर्स्ट पास इफेक्ट हो रहा है जो लीवर में जाता है। इसी और एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट पास इफेक्ट किसे कहते हैं, ओके। तो यही जो पोर्टल वेन के द्वारा यहाँ लीवर में जाके उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है,
कुछ ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है तो वो कुछ रिड्यूस हो जा रहा है उसका बायो अवेलेबिलिटी, तो इसी को कहते हैं फर्स्ट पास्ट इफेक्ट, जिसमें उसका अवेलेबिलिटी घट रहा है और यहाँ से फिर उसका रिस्पॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरल रूट या फिर ओरल रूट। फिर बात करते हैं हम पेरेंटल में। पेरेंटल का बहुत सारा सब कैटेगरी है, इसे हम दे सकते हैं, जैसे कि इंजेक्शन आ गया, इनहेलेशन आ गया, ट्रांसम्यूकोशल, ट्रांसक्यूटानियस, ओकुशर्ट, प्रोजेस्टासर्ट। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात पहले करेंगे इंजेक्शन के बारे में। ठीक है, तो इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन हम लोग इंजेक्ट करते हैं, कोई भी ड्रग या मेडिसिन को जब हम लोग इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर तो वो इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग जान सकते हैं कि टिटेनस इंजेक्शन दिया जाता है। तो सबसे पहला इसका कैटेगरी जो आता है आईवी। आईवी का मतलब हो गया इंट्रावेनस। इंट्रावेनस डायरेक्ट हम लोग वेन में इंजेक्शन को मतलब ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम फिर इसका साइट ऑफ इंजेक्शन हम लोग बाद में बात करेंगे, ये पूरा डिटेल्स में हम इसको बाद में कवर करते हैं लास्ट में। ठीक है, फिर आता है आईएम, इसका मतलब हो गया इंट्रामस्कुलर। ठीक है, फिर आ गया सबक्यूटानियस, इंटरडर्मल, इसका एग्जांपल में हम लोग देंगे बाद में। फिर आते हैं इनहेलेशन में। इनहेलेशन में क्या होता है? जैसे हम लोग लिक्विड, कोई भी लिक्विड NaCl जैसे सोडियम क्लोराइड का जो ड्रॉप होता है वो हम लोग ले सकते हैं। ड्रॉप लेते हैं ना हम लोग, आँखों में लेते हैं। फिर गैसियस हो सकता है, जैसे हम लोग इनहेलर यूज़ करते हैं, गैसियस फॉर्म में रहता है वो। फिर वेपर भी हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कार्बन प्लस का वेपर हम लोग यूज़ करते हैं, डायरेक्ट नोज़ में इनहेल करते हैं ना, तो वो आता है इनहेलेशन के अंडर में, जो कि है पेरेंटल या सिस्टमिक रिस्पॉन्स दिखाता है वो। ठीक है, फिर ट्रांसम्यूकोशल में हम लोग देखते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल रूट क्या होता है? जो टंग के अंदर जो एक रूट होता है उससे हम लोग सबलिंगुअल कहते हैं। क्या होता है इसमें? जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस में हम लोग देते हैं GTN या ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट जो टैबलेट होता है वो हम लोग लेते हैं डायरेक्ट टंग के नीचे, जिसमें वहाँ वो डिज़ोल्व होने के बाद डायरेक्ट वो कैपिलरी के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है और रिस्पॉन्स क्विक होता है। ठीक है, ओरल के तुलना में बहुत ज़्यादा वो क्विक होता है, ये सबसे क्विक माना जाता है। ठीक है, फिर आता है ट्रांसनेजल। ट्रांसनेजल में फिर से हम वही कर सकते हैं कि नेज़ल ड्रॉप हम लोग जो लेते हैं वो ट्रांसनेजल के अंदर में आता है। फिर ट्रांसरेक्टल आता है, रेक्टल भी सिस्टमिक में आ रहा है। जैसे हम लोग प्री ऑपरेटिव के आगे सपोजिटरी या एनेमा हम लोग देते हैं तो वो ट्रांसरेक्टल के अंदर में आ गया। फिर ट्रांसक्यूटानियस में हम लोग देखते हैं इनेक्शन देखते हैं। इनेक्शन में क्या होता है? मेडिसिन को स्किन के ऊपर रब किया जाता है, फिर वो उसको प्रोलॉन्ग एक्शन दिखाता है। जैसे इसमें हम लोग ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट का ऑइंटमेंट भी हम लोग यूज़ करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस में। ठीक है, ये इनेक्शन में आ गया। जेट इंजेक्शन में क्या होता है? ये बहुत ही फाइन ओरिफिस के द्वारा बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, इसमें पेनलेस होता है ये। ठीक है, एडिसिव में कुछ मेडिसिन हम लोग एडिसिव के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, हो गया। ओकुशर्ट में क्या होता है ना, डायरेक्ट आईलिड के अंदर में हम मेडिसिन को इंट्रोड्यूस कराते हैं और वो फिर प्रोलॉन्ग एक्शन दिखाता है। कुछ एग्जांपल में हम लिखे रखे हैं यहाँ देखिए, पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन जो मेडिसिन होता है वो डायरेक्ट आईलिड के नीचे इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर वो प्रोलॉन्ग एक्शन दिखाता है। प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है, ये इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है जो कि यूटेरस के अंदर प्रोलॉन्ग रिलीज करता है किसको ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। ठीक है, ये ईयरली चलते रहता है। ठीक है, काफ़ी देर तक ये प्रोड्यूस करता रहता है, इसका अपना प्रोलॉन्ग एक्शन दिखाता रहता है। ठीक है, ये हो गया। इसका एडवांटेज क्या होता है? ये बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स दिखाता है, डायरेक्ट सर्कुलेशन में जाता है। ठीक है, उसके बाद सर्कुलेशन में तो ये जा रहा है डायरेक्ट, तो इसको जैसे कि सर्कुलेशन में डायरेक्ट अगर ब्लड जा रहा है तो वो मेडिसिन जा रहा है तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। इसका बायो अवेलेबिलिटी अप्रॉक्स 100% हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका ये अवॉइड करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो कि इस रूट में आता है लीवर के द्वारा, पोर्टल वेन के द्वारा। जो सर लीवर में अवेलेबिलिटी फर्स्ट पास इफेक्ट जो हो रहा है वो इसको बाईपास करता है। किसमें? पेरेंटल रूट में ये बाईपास कर रहा है इसको, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, जिसके कारण इसका बायोअवेलेबिलिटी हम लोग अप्रॉक्स 100 मान के चलते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है और एडवांटेज भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? क्विक एक्शन दिखाता है, ये रैपिड एक्शन दिखाता है। ठीक है, डिसएडवांटेज में क्या होता है? इसमें इंजरी होता है, जहाँ इंजेक्शन पेन होता है, साइट में
पेन होता है जहाँ हम लोग इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होता है ना कि ये हम सिर्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते हैं, ओके। ये थोड़ा खर्चीला होता है ये थोड़ा, ओके। ये हो गया इसका डिसएडवांटेज, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लोकल में। लोकल एप्लीकेशन बहुत सारा का क्रीम आता है जो हम लोग डायरेक्ट स्किन में यूज़ करते हैं, ठीक है। कैलामाइन लोशन हो गया, ये भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो भी आ जाता है लोकल एप्लीकेशन में, लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें आगे सपोजिटरी भी जो होता है वो भी लोकल में आता है। देखिए, सपोजिटरी फॉर रेक्टम, सपोजिटरी फॉर वेजाइना, एनेमा फॉर रेक्टम, फिशरीज फॉर वेजाइना और बोगी फॉर यूरेथ्रा। ये तरह डिफरेंट तरह का एग्जांपल्स दिए हुए हैं हम, जो कि लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। एप्लीकेशन में तो हम लोग जैसे कि पहले ही करते हैं, इसके अंदर वो इसकी ऑइंटमेंट आ रहा है, पेस्ट आ रहा है, वो बहुत सारा का एग्जांपल ये लोकल एप्लीकेशन के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये भी सबसे अच्छा ही माना जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादातर यूज़ होता है, एक लोकल और ये ओरल। ये हम लोग सेल्फ मेडिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन पेरेंटल में हम लोगों को कोई परफेक्ट आदमी को ही चाहिए या फिर क्वालिफाइड आदमी को चाहिए जो कि एलिजिबल हो देने के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्टर जो कि इफ़ेक्ट करता है ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, किस उस ड्रग हम लोग ले रहे हैं उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को हम डिपेंडेंट होता है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब वो टैबलेट है या कैप्सूल है या फिर लिक्विड है, तो उस पर भी उस मेडिकेशन का ऑनसेट ऑफ एक्शन या फिर इन्फ्लुएंस, एब्जॉर्प्शन का इन्फ्लुएंस घटेगा या बढ़ेगा, ये एक फैक्टर हो गया। साइट ऑफ एक्शन, साइट मैंने किस साइट में हम लोग ले रहे हैं। जैसे इंजेक्शन में हमको मान के चलते हैं, अगर आईएम ले रहे हैं, आईएम की तुलना में आईवी का रैपिड एक्शन होता है, क्विक एक्शन होता है, ठीक है। ये एक फैक्टर हो गया। कंडीशन ऑफ पेशेंट किस कंडीशन में है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में है तो फिर ओरल हम लोग स्किप करेंगे, ओरल को हम लोग नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ अगर उसका होश ही नहीं है तो फिर वो किस तरह से इनहेल करेगा, टैबलेट या कैप्सूल जो भी मेडिकेशन हो नहीं कर सकेगा। तो हमको इंजेक्शन के द्वारा उसके अंदर ड्रग को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें कंडीशन ऑफ पेशेंट्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास इफेक्ट, अगर हम लोग को बायोअवेलेबिलिटी 100% चाहिए तो फिर हमको पेरेंटल रूट के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर इसके रूट में गए तो फिर हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा और उसका बायोअवेलेबिलिटी घट जाएगा। ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर बायोअवेलेबिलिटी के बारे में आ रहा है, फिर सेम उसी को हम कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट हम लोग 5 पॉइंट इसमें भी लिख सकते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी 100% लेने के लिए हमको पेरेंटल रूट में जाना पड़ेगा, ओरल रूट को स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंजेक्शन एंड साइट ऑफ इंजेक्शन के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत तरह के लोग हैं जो अभी रैंडमली इंजेक्शन दे रहे हैं, लेकिन उन्हें साइट ऑफ इंजेक्शन और एंगल ऑफ इंजेक्शन पता नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो ये मान लेते हैं, ये जो मैंने बना कर रखा है ये एक हमारा किसी का हाथ है, ठीक है, मान लेते हैं। तो जैसे मेरा हैंड है तो इसी को हम लोग मान लेते हैं। तो सबसे ये जो ब्लैक कलर का हमने डिनोट करके रखा है ये हो गया जाके सबसे ऊपरी लेयर, स्किन का ऊपर लेयर जिसको एपिडर्मिस कहा जाता है। जस्ट उसके नीचे जो है ये ब्लू कलर का जो डिनोट करके उसको डर्मिस कहते हैं। फिर डर्मिस के अंदर देखिए ये रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, ये वेन को मैंने डिनोट किया है, ओके। ठीक इसके नीचे रेड कलर का ये पोर्शन जो है ये हो गया सबकुटानियस। रेड कलर के नीचे जो ये पोर्शन है ब्लू कलर का ये हो गया जाके मसल्स। तो कौन सा इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है और किस एंगल में दिया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं आईवी का इंजेक्शन हम लोग कहाँ देते हैं, या फिर हम लोग बात करते हैं ये ब्लैक पोर्शन जो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर जो इंजेक्शन दिया जाता है उसे कहते हैं इंटरडर्मल। यहाँ हम लोग देखते हैं कि इंटरडर्मल पेरेंटल के अंदर जो इंजेक्शन है इंटरडर्मल का इंजेक्शन हम लोग देते हैं इस ब्लैक पोर्शन में। इसका डिग्री होता है कितना, 10 से 15 डिग्री में हम लोग ये इंजेक्शन को बॉडी के अंदर पुश करते हैं, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ 10 से 15 डिग्री के अंदर हम लोग बॉडी के अंदर इंटरडर्मल इंजेक्शन को पुश कर सकते हैं या करते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इंटरडर्मल में आ जाता है BCG इंजेक्शन। हम लोग इंटरडर्मली देते हैं जो इस पोर्शन में होता है अपर लेयर ऑफ स्किन, ठीक है।
जस्ट डर्मिस के ऊपर अपर लेयर ऑफ स्किन। BCG होता है, ARV जो होता है एंटी रेबीज वैक्सीन, वो भी इंट्राडर्मल दिया जाता है। ठीक है, ठीक। अब डर्मिस के अंदर जो वेन आता है, वेन में जो हम लोग इंजेक्शन देते हैं उसे कहते हैं इंट्रावेनस। इंट्रावेनस का इंजेक्शन हम लोग देते हैं 25 डिग्री एंगल में। 25 डिग्री एंगल में हम लोग इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं। ये रहा इंट्रावेनस इंजेक्शन, ये रेड वेन में मैंने दिया। 25 डिग्री एंगल में हम लोग इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं, जिसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ब्रांड नेम हम लोग लेते हैं PAN 40, जो एंटी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर PAN 40 को इंजेक्शन को हम लोग ले चलते हैं। ये दिया जाता है इंट्रावेनस। ओके, फिर हम लोग देते हैं रेड कलर का जो पोर्शन है, ये है सबकुटानियस मसल, सबकुटानियस। तो ये जो इंजेक्शन होता है सबकुटानियस इंजेक्शन, वो दिया जाता है 45 डिग्री एंगल में। 45 डिग्री एंगल में हम लोग देते हैं सबकुटानियस इंजेक्शन। इसको हम लोग का एग्जांपल लेते हैं इंसुलिन। डायबिटिक पेशेंट को जो दिया जाता है इंसुलिन का इंजेक्शन, ये होता है सबकुटानियस 45 डिग्री एंगल में दिया जाता है। ओके, फिर हम लोग इसके नीचे का पोर्शन को ले जाते हैं मसल्स, जहाँ दिया जाता है इंट्रामस्कुलर मेडिसिन। इंट्रामस्कुलर हम लोग देते हैं, इसका एग्जांपल आ गया रेनिटेडिन इंजेक्शन हो सकता है, या फिर टिटनस टॉक्सोइड का इंजेक्शन जो होता है वो दिया जाता है डीप मसल्स में, या फिर इंट्रामस्कुलर जो कि होता है 90 डिग्री में हम लोग देते हैं इंट्रामस्कुलर का इंजेक्शन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हम लोगों को इंजेक्शन पुश करने के दौरान ज़रूर देख लेना चाहिए कि कौन सा एंगल में हमें किस इंजेक्शन को देना है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए बना रहेगा और आप अपने टॉपिक को अच्छी तरह से समझ भी पाइएगा। थैंक यू वेरी मच।